गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जो इससे पहले वाला हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को मृदा से रिलेटेड तकरीबन जितनी भी जानकारियाँ थी आपके जो आनी थी इस चैप्टर के अंदर वो आप लोगों को दे दी थी। ठीक है, आज इस चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक हैं उन दो को ही हम लोग डिस्कस करेंगे और बेटा इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे बेटा मृदा अपरदन के कारण। यानी हम लोगों ने मृदा अपरदन पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर बोल देते हैं बेटा कि मृदा अपरदन होता है जो मिट्टी आप लोगों की उसकी उपजाऊ परत का, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है वो सबसे उपजाऊ होती है। ठीक है, लेकिन जब वही परत आप लोगों की तेज पानी या तेज हवा की वजह से बह कर निकल जाती है, यानी जब आपकी मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव हो जाता है तो हम उसको मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो मेन है बेटा हमारे लिए कि मृदा अपरदन के आखिरकार कारण क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज की वीडियो में इसी को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण है वनों की अत्यधिक कटाई। ठीक, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है बेटा, जो कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंची हुई है। अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली वैसे ही कहूँ तो तकरीबन 125 करोड़ तो कई साल पहले से कहते आ रहे हैं हम लोग, 130 करोड़ तक आसानी से आपकी जनसंख्या पहुंच चुकी है। ठीक है, तो जो ये 130 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है उसको रखने का काम भी तो होगा कहीं पर वो घर भी तो बनाएंगे, कहीं पर रहेंगे भी तो, अपना आवास भी तो बनाएंगे। अब और जगह भाई हमारी ज़मीन तो उतनी ही रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़मीन की गलती थोड़े ना है, लेकिन जो जनसंख्या आपकी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उस ज़मीन को और छोटा करती जा रही है। क्यों? क्योंकि जिन इलाकों में वन हुआ करते थे उन वनों की कर रखी है सफाई। ठीक है, खूब पेड़ पौधों को काट काट के वहाँ पर बढ़िया से मकान बनाए जा रहे हैं। ठीक, अगर ज़्यादा ना कहूँ तो आप लोगों के खेतों में, यानी पहले जो खेत हुआ करते थे मानव की धरोहर हुआ करते थे, लेकिन आज वही खेत उन पर या तो गोदाम बन रहे हैं, ठीक है, या फिर उन खेतों में प्लॉट काट काट के बेचे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि खेती कृषि होती जा रही है सीमित और आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक डिट्टो यही वनों के साथ हो रहा है कि वनों की लगातार सफाई करते जा रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप को खोलते जा रहे हैं, साथ में बहुत बड़े लेवल पर अपने आवास भी निर्मित करते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जो जनसंख्या, जो हद से ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ रही है वो आप लोगों की वनों की कटाई का सबसे मुख्य कारण बन रही है। और बेटा आपको पता होगा कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें, जो नीचे जड़ें होती हैं वो जड़ें जमीन के अंदर बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, जो जमीन को जकड़ के रखती है, मृदा को पकड़ के रखती हैं और मिट्टी का कटाव नहीं होने देती। लेकिन जब हमारे सरफेस के ऊपर, धरातल के ऊपर जब वो पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से मिट्टी बचेगी। ठीक है, तो वनों की कटाई सबसे प्रमुख कारण है हमारी मृदा अपरदन का, सॉइल इरोजन का। ठीक है, एक है बेटा अति पशुचारण। अगर हम मान लो, एक सिंपल सा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो एक पर्टिकुलर इलाका है, ठीक है, रोज वहाँ पर अपने पशुओं को लाते हैं लोग, डेली वहाँ पर पशु चरते हैं, यानी पहले खाया ऊपर ऊपर के पत्ते खाए, फिर खाया उसके नीचे का हिस्सा खा लिया, फिर खाया, अब जो जमीन के अंदर वो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होगा ना उसको भी खाएंगे, और उसको खाएंगे तो भाई जमीन में वो जड़ के साथ ही बाहर निकल आएगा। ठीक, और जब पौधा उस मिट्टी में रहेगा ही नहीं तो जो मिट्टी आप लोगों की वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। अब जैसे ही तेज हवाएं चली, जैसे ही बारिश तेज आई, वो जो उखड़ी हुई मिट्टी आप लोगों की जो उन पौधों के साथ बाहर आ चुकी थी, सारी की सारी मिट्टी आपकी बह जाती है। ठीक है, तो अति मीन्स बहुत ज़्यादा पशुचारण, यानी पशुओं का चराना भी मृदा का कारण बनता है। एक है बेटा अत्यधिक वर्षा व तेज हवाएं। ये बात तो सभी को पता है, जिन इलाकों में हद से ज़्यादा बारिश होती है
ठीक, एक लेवल है, ठीक है, इतनी बारिश तो होनी चाहिए, हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन उसके साथ अगर वो बारिश का लेवल और बढ़ रहा है, जगह जगह बाढ़ आ जाती है, हर साल आपका तकरीबन आधे से ज़्यादा भारत डूब जाता है। तो जिस जिस इलाके में से वो अत्यधिक बारिश की वजह से पानी फिर गया, समझो सब कुछ खत्म होता चला गया। ठीक है, मृदा अपरदन बहुत बड़ी मात्रा में होती है। उसके साथ साथ बेटा तेज हवाएं हैं, बहुत तेज तेज हवाएं भी, दुनिया भर की धूल भरी आंधियां उड़ती है गर्मियों में, देखा होगा। तो ये क्या है, ये मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाते हैं। और जब ये मिट्टी की परत को अपने साथ बहा कर लेके जाते हैं तो बेटा ऊपरी परत हमारी खत्म, यानी मिट्टी का कटाव, और हमारे यहाँ मृदा अपरदन हो गया। इस वर्ड को हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक अति सिंचाई है बेटा, अगर हम पर्टिकुलर एक ही जमीन पर हद से ज़्यादा पानी को रखेंगे, ठीक, तो धीरे धीरे करके जिस मिट्टी में वो पानी कंटिन्यू हमने रखा, धीरे धीरे करके वो पानी उस मिट्टी को खराब करना शुरू कर देगा नीचे से। ठीक है, और धीरे धीरे करके वो जमीन हमारी अनुपजाऊ हो जाएगी, तो उसको भी मृदा का अपरदन ही कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा मृदा संरक्षण के उपाय, यानी ये तो हमने कर दिया कि मृदा का कटाव हो गया है, मृदा अपरदन हो गया है, सॉइल इरोजन हो गया है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल भी जरूरी है। अगर हम सॉइल को कंजर्वेट नहीं करेंगे, अगर हम मृदा का संरक्षण नहीं करेंगे, तो बेटा जो कृषि प्रधान देश की संज्ञा भारत पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए बहुत सारे तौर तरीके अपनाए जाते हैं मृदा को संरक्षित करने के लिए। ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहला तो वे है वृक्षारोपण। देखो मैंने ये दोनों साथ साथ इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को दोनों आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर वनों के मृदा के अपरदन का कारण में पहला कारण लिखा था कि वनों की अत्यधिक कटाई हो गई है। अब संरक्षण में मैंने इसी का उल्टा लिख दिया कि वृक्षारोपण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, अपने आप मिट्टी संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैंने दूसरा कहा कि अति पशुचारण हमारी मृदा अपरदन का कारण है, तो इसको मैंने संरक्षण में डालकर सेकंड पॉइंट बना दिया कि पशुचारण पर नियंत्रण किया जाए, एक सही तरीके से पशुओं की चराई करवाई जाए, अति चराई पर रोक लगा दी जाए। ठीक है, इसके बाद बेटा अत्यधिक वर्षा व तेज हवाएं, जब ये अत्यधिक वर्षा और तेज हवाएं होती है तो मृदा अपरदित होती है। इसके बदले हम लोग अब ये तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। तीनों पॉइंट में क्या है, एक समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च यानी आप लोगों की एक दूसरे के समानांतर, एकदम एक दूसरे के समानांतर मेड़ बनाकर की गई कृषि। अब इस पर आप लोगों की अगर प्रॉपर तरीके से कृषि की जाएगी तो 101% आपकी मृदा कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, सारे के सारी मृदा आप लोगों की जकड़ी रह जाएगी और प्रॉपर तरीके से एक ही जगह बंधी भी रह जाएगी। तो समोच्च रेखाएं हैं बेटा जो आप लोगों की समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम मेड़बंदी कर देंगे तो आपकी मृदा कहीं नहीं जाने वाली। खेतों में देखा होगा, मान लो ये आप लोगों का पूरा खेत है, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री बना दी है, तो अंदर ये क्यारियां बनती है। हमारे जो गांव के इलाके से बिलोंग करते बच्चे, उनको ये ढंग से समझ में पक्का आ जाएगा कि जब भी हम किसी भी खेत में अगर उपजाने का काम करते हैं तो हम इस तरीके से क्यारियां बनाते हैं, और उसके ऊपर जो ये क्यारियां ऊपर की तरफ जो मिट्टी इकट्ठी करते हैं उस पर हम लोग बीज डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी कृषि हो जाती है। और जो ये इसका चारों तरफ का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पर भी हम लोग ऊंची ऊंची तो मेड़ बना देते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिट्टी को इकट्ठा कर देते हैं इस वाले इलाके में। यानी मेड़ वाले जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से जो पानी अगर उसमें दिया जा रहा है तो वो पानी उसी खेत की बाउंड्री के अंदर ही रहे। जब वो पानी उस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा तो बेटा मृदा अपरदन होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद बेटा कृषि करने का सही तरीका अपनाना चाहिए।
जैसे हम लोग थोड़ी सी ज़मीन में भी जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ी सी ज़मीन में भी बहुत ज़्यादा उगाने की कोशिश करते हैं। यानी ये है आप लोगों का थोड़ी ज़मीन पर बहुत उगाना, गहन कृषि। और उस गहन कृषि में भी बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घर के व्यक्ति मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं और रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा उगाने के लिए, जिसके कारण धीरे धीरे करके हमारी मृदा बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो कृषि करने के भी सही तरीकों को अपनाया जाना बेहद ज़रूरी है। रक्षक मेखला का निर्माण करना। ये रक्षक मेखला क्या है? रक्षक मेखला है बेटा, प्रॉपर एक आप लोगों की जगह है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये मैंने जो लाइनें बना दी हैं, यहाँ इसका इनका प्रॉपर डिफरेंस होगा। ठीक है, और ये पेड़ होंगे, यानी पंक्तियों में पेड़ों को उगाया जाता है। पंक्तियों में पेड़ों को उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक बताती हूँ रीज़न। देखो, मान लो यहाँ पर आप लोगों का एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ अपने आसपास की इस सारी ज़मीन को, इधर की इस सारी ज़मीन को, इस सब को इसकी जड़ जकड़ के रखेगी। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो यहाँ भी पर भी कोई अगर पेड़ है तो वो भी इधर की ज़मीन, इसकी जड़ें भी इधर की ज़मीन को पकड़ के रखेंगी और उधर पकड़ के रखेंगी। यानी पेड़ तो सिंपल है, लेकिन बेटा उसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी बड़े लेवल में नीचे की तरफ फैली होती है, और ये जड़ें ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ने का काम करती हैं। ठीक है, और इतने ये पंक्तियों में हैं, यानी प्रॉपर दूरी पर हैं, तो ये किसी भी एंगल से आपकी मृदा का कटाव नहीं होने देते। ठीक है, तो रक्षक मेखला का निर्माण करके भी हम लोग इनका मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका एक छोटा सा टॉपिक बच गया। ठीक है, मृदा अपरदन के बाद कि मृदा अपरदन कितने प्रकार के होते हैं। तो मृदा अपरदन आपके 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसको आप लोगों के साथ थोड़ा इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। परत या चादर अपरदन, परत या चादर अपरदन, यानी कि प्रॉपर आप लोग, ये खासकर मैदानी इलाकों में होता है बेटा, समतल भूमियों में इस तरह चादर अपरदन मिलता है। चादर कैसे? जैसे मान लो आप लोगों के बेड पर कोई बेडशीट बिछी हुई है, ठीक है, और हम उस बेडशीट को निकालने का काम करते हैं, तो जो बेडशीट आप लोगों की जिस तरीके से पूरे हिस्से में से निकल जाती है, ठीक वैसे ही चादर अपरदन में से भी समतल भूमि पर जो जमीन ऊपरी परत है मृदा की, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। इसको हम कहते हैं चादर अपरदन। ठीक है, अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो शीट इरोजन कहलाता है। ओके, और जो अवनालिका अपरदन, ये दूसरा प्रकार है बेटा आपका मृदा अपरदन का। अवनालिका, जैसे कि नाम है अवनालिका, यानी कि बड़ी बड़ी नालियों के रूप में, यानी मिट्टी इतनी कट के बह चुकी है कि बड़ी बड़ी नालियों की तरह निर्मित हो चुकी है। ठीक, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेंडेड क्वीन देखी होगी आप लोगों ने मूवी, उसमें बीहड़ दिखाए गए हैं। ठीक, बीहड़ क्या है? बीहड़ है समतल भूमि से अलग ऊंचे ऊंचे क्षेत्र। कहीं पर तो बहुत ऊंचा है, कहीं पर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर सिंपल सा, फिर ऊंचा है, लेकिन जो वो जमीन है वो काफी टाइट है। लेकिन बीच बीच में से उन 2 बड़े बड़े टिब्बों के बीच में से कहीं से जगह निकल रही है। जैसे मान लो ये आप लोगों का पूरा इलाका है, ठीक है, इसके बाद मान लो यहाँ से काफी लंबे चौड़ा क्षेत्र बच जाता है। ठीक, इसके बाद फिर ऊंचा सा टिब्बा सा मिल जाएगा। यानी इन जो ये इलाका बना, ये कब बना? जब यहाँ से मृदा खत्म होगी। यानी यहाँ पर भी एक ऐसा ही था, पहले इतनी ऊंची जमीन थी, लेकिन अपरदन के कारण यहाँ की मिट्टी सारी की सारी बह गई, निकल गई। इसलिए इन 2 ऊंचे ऊंचे टिब्बों के बीच में आपकी ये जगह खाली बच गई है। ये अवनालिका बोली जाती है। ठीक है, अवनालिका बीहड़ के क्षेत्रों में, यानी बीहड़ इसी को बोलते हैं, ऊंचे ऊंचे टिब्बे, बीच में से कईयों से निकलने के रास्ते। ठीक है,
तो इस बीहड़ वाले क्षेत्र में ये अवनालिका अपर्दन बस मिलता है हमें। ये गुली इरोजन भी कहलाता है, इंग्लिश में हम इसको गुली इरोजन बोलते हैं, ठीक है। और ये बेटा ढाल वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ढाल वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा है उत्कात भूमि स्थलाकृति, यानी जो ये आकृति बनेगी, जो अवनालिका अपर्दन के कारण जो ये आकृति बनेगी, इस आकृति को बोला जाएगा उत्कात भूमि स्थलाकृति। यानी अवनालिका अपर्दन में अवनालिका के माध्यम से जो अपर्दन हो चुका है उसके बाद जो स्थल की आकृति बचती है, उस आकृति को उत्कात भूमि स्थलाकृति कहते हैं। मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ आप लोगों का चैप्टर भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।